लिदित से एक संस्मरण। वह भी एक दिन था जब सिर्फ नाम सुना था। स्कूल से लौटते हुए अचानक पांव एक पोस्टर के सामने रुक गए थे। पोस्टर कुछ अजीब अलग सा रहा होगा, तभी बरसों बाद उसकी धुंधली याद आज भी बसी है। कागज का एक कोना दीवार से उखड़ गया था और बार बार हवा में फड़फड़ा उठता था। दूसरे कोने पर लाल स्याही में लिखा था, लिदित से विल लिव। उन दिनों मैं बहुत छोटा था, स्कूल का एक छात्र। नक्शे पर चेकोस्लोवाकिया का नाम देखकर जो दो तीन नाम बरबस आंखों के सामने घूम जाते थे, वे थे मासारिक, कॉरेल चैपेक और अखबार की एक तस्वीर, प्राग की सड़कों पर मार्च करते हुए जर्मन सैनिक। उस दिन गली के चौराहे पर पोस्टर के सामने खड़ा खड़ा मैं कुछ चकित सा हो आया था। यह एक नया नाम था, लिदित से। घर लौटकर मैंने अपनी पुरानी एटलस खोली और चेकोस्लोवाकिया के नक्शे पर उत्सुकता से ढूंढने लगा अपने इस नए शहर का नाम। किंतु सिर्फ निराशा हाथ लगी। कहीं भी नाम न था। तब नहीं मालूम था कि नक्शे पर इन गांवों बस्तियों के नाम नहीं होते जहां मुश्किल से 100-200 आदमी रहते हैं। इतना ही छोटा सा कस्बा था लिदित से। मैंने खिन्न भाव से एटलस बंद कर दी, किंतु फिर भी मैं भूल नहीं सका। उस रात सोने से पहले वह पोस्टर देर तक मन के एक कोने पर फड़फड़ाता रहा। लाल स्याही में टेढ़े मेढ़े अक्षर, लिदित से विल लिव। बीच में कितने दिन बीत गए, फिर यह भी एक दिन है। मैं अपनी आंखों से उस अजीब गांव को देख आया हूँ जिसका नाम उस दिन नक्शे पर नहीं मिला था। हम अभी अभी अपनी बस से नीचे उतरे हैं। यूरोप के अलग अलग देशों के युवक युवतियां संग हैं। इटली, जर्मनी, रूस, फ्रांस, सब स्लाव भाषाओं के छात्र। पिछले चंद दिनों से हम एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं। एक दूसरे को धीरे धीरे पहचानने लगे हैं। हमारे संग फिलोलॉजिकल फैकल्टी के डीन भी हैं, डॉक्टर फ्रीड। अक्सर सोचता हूँ कौन सा सही तरीका है किसी देश के जातीय गुण जानने का। शायद बहुत छोटी छोटी बातों से, जिनका कोई विशेष महत्व नहीं है, जिन्हें बहुत आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है, किंतु इन्हीं नगण्य घटनाओं के बीच कुछ मूक अदृश्य संकेत मिल जाते हैं। चेक लोगों के संग रहते अरसा हो आया। बियर पब में शराब पीते हुए, साहित्यिक मसलों पर बहस करते हुए उन्हें अलग अलग पहलुओं से देखने का अवसर मिला है। किंतु आज भी जब कोई मुझसे उनके संबंध में मेरी राय पूछता है तो अनायास मुझे वह दिन याद आ जाता है। पहले हमेशा यही होता था। जब कभी हम कोई स्थान या स्मारक देखने जाते थे, डॉक्टर फ्रीड हमें बस में ही उस स्थान का ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व समझा देते थे। किंतु न जाने क्यों इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी बस लिदित्से के पास पहुंच गई है, किंतु डॉक्टर फ्रीड वैसे ही कुछ आगे की सीट पर बैठे हैं। उन्होंने लिदित्से के संबंध में हमसे एक शब्द भी नहीं कहा। वैसे कहने को बहुत कहा था। जिस कस्बे को नात्सियों ने रात की चंद घड़ियों में ही राख और ईंटों के ढेर में बदल डाला था, जिसके विनाश की खबर बिजली सी दुनिया के हर कोने में फैल गई थी, उसके संबंध में कुछ भी कहने के लिए शब्दों की कमी नहीं है। यूरोप का कोई अन्य देश होता तो शायद हम एक जोशीला फासिस्ट विरोधी भाषण सुनते, किंतु डॉक्टर फ्रेड गुमसुम अपनी खोई सी अधमुंदी आंखों से बस की खिड़की के बाहर देखते रहे। बाद में महसूस हुआ उनका मौन कितना सही था। एक दृष्टि से वह इस मरी हुई बस्ती के मौन का ही प्रतीक था। जो कुछ उस दिन हमने देखा, अपने में ही अपने लिए जो अर्थ ग्रहण किया, उसे किसी भी राजनीतिक टिप्पणी में व्यक्त करना असंभव है। यह मुझे आज भी महसूस हो रहा है जब मैं यह सब कुछ लिख रहा हूँ। सामने छोटी सी घाटी फैली है, बीच में उबड़ खाबड़ जमीन और मिट्टी के ढूंढ हैं। कहीं कहीं समतल धरती पर घास के टुकड़े दिखाई दे जाते हैं। दूर छोर पर छोटी छोटी पहाड़ियां अगस्त की नरम धूप में ढकी हैं। एक घनी विचित्र सी शांति चारों ओर फैली है। कभी कभी हवा चलने से मिट्टी उड़ने लगती है। पेड़ों के पत्ते चुपचाप सरसरा उठते हैं। लगता है धरती का यह अंश सदियों से इसी तरह धूप में अलसाया उनिंदा सा सो रहा है। इस घाटी की गोंद में लिदित्से का गांव है, या कहीं कभी था, आज वह नहीं है। जो बचा रह गया है वह नहीं है जो हमेशा से था। संस्कृति से पहले, फासिज्म से पहले, धूप में झिलमिलाते पुराने पत्थर, हवा में कांपती घास, उनिंदी सी पहाड़ियां।
क्षण भर के लिए विश्वास नहीं होता कि किसी ऐसे ही दिन, ऐसी ही शांत घड़ी में यह खामोश घाटी के ऊपर सिमटा लिदित्से का नीला आकाश फौजी बूटों और बंदूकों के बीच घिर गया होगा। 10 जून 1942। उस दिन प्राग से कुछ मिलिट्री ट्रकें लिदित्से आई थीं। यह गांव प्राग से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20-25 मील के फासले पर। कुछ दिन पहले एक बड़े जर्मन अफसर को किसी ने गोली से मार डाला था। चारों ओर तनाव और आतंक का वातावरण दूषित हवा सा फैलने लगा था। चेकोस्लोवाकिया के हर शहर और गांव में इश्तिहार चिपकाए गए थे कि जो कोई हत्यारे का अता पता सरकार को देगा उसे 10,000 क्राउन इनाम में दिए जाएंगे। किंतु बहुत छानबीन, तलाशियों और धमकियों के बावजूद फासिस्ट हत्या के संबंध में कोई ठोस सबूत हासिल नहीं कर सके। तब संदेह हुआ लिदित्से पर। फैक्ट्री मजदूरों का यह गांव था। औरतें खेतों में काम करती थीं। आदमी क्लादनोव और प्राग के कारखानों में काम करने जाते थे। सुबह जाते थे, दिन ढलते वापस लौट आते थे। बहुत साधारण सा गांव, बहुत साधारण से लोग। आश्चर्य नहीं कि उस दिन मुझे अपनी स्कूल एटलस में उनका नाम नहीं मिला था। दुनिया की बात अलग रही। चेकोस्लोवाकिया में ही कितने लोग ऐसे थे जो उन दिनों लिदित्से के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे यह संदेह पक्का होता गया कि हत्यारा लिदित्से में ही कहीं छिपा है। किंतु गेस्टापो पुलिस न उसे पहचानती थी, न यह जानती थी कि उसने किस घर में आश्रय लिया है। लिदित्से के हर व्यक्ति से, बूढ़े से लेकर बच्चे तक से पूछताछ की गई, डराया धमकाया गया, किंतु सबका एक ही उत्तर था, वे कुछ भी नहीं जानते। किंतु यह सच नहीं था और फासिस्ट अच्छी तरह जानते थे कि यह सच नहीं है। वे सिर्फ यह नहीं जानते थे कि सत्य और सत्य में भी कुछ अंतर हो सकता है। लिदित्से के साधारण लोगों का सत्य उनके सत्य से बिल्कुल अलग था। यह एक विकट समस्या थी, किंतु समस्या का समाधान बहुत सरल ढंग से किया गया। यदि लिदित्से के हर बालिग व्यक्ति को, जो 16 वर्ष के ऊपर है, खत्म कर दिया जाए तो वह हत्यारा भी, जो उनके बीच में कहीं छिपा है, जीवित नहीं रह सकेगा। आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं जानेंगी कि इस धरती पर किसी ऐसे गांव का अस्तित्व था जिसने जर्मन राज्य के शत्रु को आश्रय दिया था। यह जर्मन हाई कमांड के एक घोषणा पत्र की कुछ पंक्तियां हैं। आज भी यह घोषणा पत्र लिदित्से के म्यूजियम में सुरक्षित है। 10 जून 1942। उस दिन प्राग से कुछ मिलिट्री ट्रकें लिदित्से आई थी। वह छुट्टी का दिन था, ऐसा ही शांतिमय दिन जैसा आज है। ट्रकों की आवाज से वह उनीदा गांव सहसा चौक सा उठा। बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। पलक मारते ही सारी बस्ती जर्मन सिपाहियों से घिर आई। कहते हैं उस रात दूर दूर से जलते हुए लिदित्से की लपटें दिखाई देती थीं। वह अंतिम दिन था, किंतु आज जब हम अपनी बस से बाहर आए, हमें देखने वाला कोई नहीं था। घाटी अब भी है और आकाश है और धूप वैसी ही नरम और नशीली जैसे 18 वर्ष पहले उस दिन रही होगी। क्या यह सचमुच सच है कि इस क्षण हम अकेले हैं, कि हमें देखने वाला कोई भी नहीं? लगता है इस सूनी घाटी में, मरे हुए गांव के बीच अब भी कुछ शेष रह गया है, जो अब भी जीता है, जो उस क्षण भी हमें देख रहा है, किंतु जिसे हम नहीं देख पाते। जो देख पाते हैं वह है सिर्फ टूटी दीवारों का मलबा, जली हुई ईंटों का ढेर, सूने खामोश पत्थर। चलते चलते अचानक पांव मलबे के ढेर के सामने रुक गए। एक छोटा सा बोर्ड दिखाई दिया, प्राइमरी स्कूल। पहली बार उस दिन डॉक्टर फ्रीड का स्वर सुनाई दिया। स्कूल के सारे बच्चों को जर्मनी के विभिन्न कंसंट्रेशन कैंपों में भेज दिया गया था। इनमें से अनेक ऐसे हैं जिनका पता आज तक नहीं लग सका। और यह, डॉक्टर फ्रीड क्षण भर के लिए रुके, फिर धीरे से कहा, यह स्कूल की इमारत है। वेल, एज यू सी, इट इज ऑल दैट इज लेफ्ट ऑफ इट। स्कूल से आगे एक छोटी सी पगडंडी खेतों के बीच ऊपर की ओर चली गई है। हल्की सी चढ़ाई पार करते ही दूर दूर तक लीपा और बरबा के पेड़ दिखाई देते हैं, घने और छायादार। यही अंतिम सिरे पर कभी गांव का चर्च था, जिसका अब कोई चिन्ह शेष नहीं रह गया है। किंतु गिरजे का चर्च यार्ड अब भी है, चारों ओर टूटे पुराने लकड़ी के जंगलों से घिरा हुआ। जब कभी हवा चलती है, पेड़ों के पत्ते एक कब्र से उड़कर दूसरी कब्र पर जा लुढ़कते हैं। टूटे चर्च के खामोश पत्थर और वर्षों पुरानी कब्रें दोनों ही एक दूसरे के पास आ सिमटे हैं। दोनों के ही बीच एक अजीब सी समानता है।
अब यहाँ कोई नहीं आता सिवाय उस सूनी संकरी पगडंडी के, जो आज भी पुरानी परंपरा का पालन करती हुई खेतों के बीच रास्ता बनाती गांव की स्मृतियों को सिमिट्री तक पहुंचा लाती है। कुछ आगे चलकर हमारी आंखें तनिक आश्चर्य से एक छोटी सी इमारत पर टिक गई। इस उजड़ी वीरान बस्ती में, जहां हर छोटे बड़े घर को चुन चुन कर नष्ट कर दिया गया है, दीवारों और छत से घिरी एक पूरी साबुत इमारत को देख पाना सचमुच एक आश्चर्यजनक घटना थी। पास आने पर पता चला कि यह लिदित्से म्यूजियम है, जिसे युद्ध के बाद निर्मित किया गया था। लिदित्से की हर छोटी बड़ी चीज जो बाकी रह गई थी, जिसे देखकर हम उन दिनों की कल्पना कर पाते हैं जब इस बस्ती पर फासिज्म की छाया नहीं पड़ी थी, इस म्यूजियम में संग्रहित है। बच्चों के पैराम्बुलेटर और अधजली गुड़ियाएं, खिड़कियों के झीने पर्दे, शराब की बोतल, शेव का सामान, एक रेशमी स्कार्फ। दूसरे कोने में एक फोटो टंगी है। बच्चों की उत्सुक हंसती आंखें हमें देख रही हैं। लिदित्से के छात्र छात्राओं की यह अंतिम फोटो है। कंसंट्रेशन कैंपों में भेजे जाने से कुछ महीने पहले नए वर्ष पर लिया गया था। पीछे की ओर एक अलमारी में लिदित्से के उन सब युवकों के पासपोर्ट और पासपोर्ट पर लगे फोटो रखे हैं जो कभी जीवित थे और अब नहीं हैं। म्यूजियम की अलग दीवार पर अखबारों के कुछ कटिंग लगे हैं। ब्राजील की एक नन्ही लड़की की फोटो, जिसकी मां ने उसका नाम लिदित्से रखा था। फ्रेंच रसिस्ता कवियों की कुछ कविताएं। लंदन के ट्रिफॉल्गर स्क्वायर में एक विराट फासिस्ट विरोधी प्रदर्शन, जिसमें एक लड़की ने प्लेकार्ड पकड़ रखा है। प्लेकार्ड पर लिखा है, लिदित्से विल लिव। अचानक मुझे बरसों पहले की एक शाम याद आ जाती है। म्यूजियम की विजिटर्स बुक पर अपना और अपने देश का नाम लिखकर हम बाहर आ गए। दोपहर बीत चली थी। चर्च यार्ड के पास लगे वृक्षों की छायाएं शाम की मिटती धूप में फैलने लगी थी। हवा का वेग अचानक तेज हो गया। नीचे ढलान पर उतरते हुए घास और पत्तों की सरसराहट सुनाई पड़ती थी। हम बस्ती के बीच एक छोटे से खुले मैदान में आ गए हैं। घास और फूलों से घिरा यह स्थान दूर से ही दिखाई दे जाता है। चारों ओर झाड़ियां और सिप्रस के पेड़ लगे हैं। बीच में लाल बजरी का एक छोटा सा रास्ता है, जो आगे एक लंबे पत्थर के स्तूप के पास जाकर खत्म हो जाता है। स्तूप के नीचे नए पुराने फूलों की मालाएं पड़ी हैं। यह लिदित्से का स्मारक है, बस्ती के मृत प्राणियों की सामूहिक कब्र। स्तूप के ऊपर लकड़ी का क्रॉस लगा है। बहुत लंबा नहीं, किंतु लगता है जैसे लिदित्से का समूचा आकाश उस पर झुक आया है। क्रॉस के इर्द गिर्द कांटेदार जाली लगी है, बार्ब्ड वायर, सदियों से मानवीय यातना का शाश्वत प्रतीक। हमारे गिरोह से एक जर्मन लड़की कुछ फूल लिए आगे बढ़ती है और चुपचाप उन्हें क्रॉस के नीचे उन सब फूलों के संग रख देती है जिनमें अलग अलग देशों की गंध बसी है। जाने से पहले हम कुछ लम्हों के लिए चुपचाप समाधि के सामने खड़े रहे हैं। आसपास कहीं कोई स्वर नहीं है। एक विचित्र सी अशरीरी निस्तब्धता हमें अपने में जकड़ लेती है। लगता है यहाँ आकर हम समय के अंतिम छोर तक पहुँच गए हैं। सोचता हूँ, क्या अर्थ है हमारे लिए लिदित्से का? हम जो दुनिया के दूर सुदूर देशों से यहाँ आए हैं, हम सबने अलग अलग शहरों में अरसा पहले लिदित्से का नाम सुना था, अपने अपने ढंग से उसके संबंध में सोचा था, किंतु इस क्षण लगता है एक उड़ती हुई धुंधली अनुभूति हम सबको छू गई है। ऐसा कुछ जो जब कभी महसूस होता है, हम हठात चौक से जाते हैं। एक अजीब सी छाया जो जब सरसराती सी हमें छूती हुई निकल जाती है, हमें लगता है जैसे हमारे भीतर एक अंधेरा खोखल सा खुल गया है। क्या यह मृत्यु की छाया है जिसे हमने लिदित्से की वीरान बस्ती में इतने नजदीक से स्पर्श किया है? किंतु अगस्त के इस दिन, जब चारों ओर घनी और शांत धूप फैली है, दूर पहाड़ियों पर अलसाए से इक्के दुक्के बादल बिखर आए हैं। ऐसी शांत सुनहरी घड़ी में मृत्यु बहुत दूर की चीज लगती है। उसके बारे में कुछ भी सोचना असंभव सा प्रतीत होता है। यूरोप के शहरों में घूमते हुए मुझे अक्सर यह महसूस हुआ है कि इन लोगों के बीच मैं महज आउटसाइडर हूँ, एक बाहर का आदमी। यूरोप के लिए फासिज्म जो अर्थ रहा है, क्या मैं उसे कभी सही सही समझ सकूंगा, महसूस कर पाऊंगा? आज वह उसकी आत्मा का एक हिस्सा है, पूरे अर्थ में एक पाप, जो सिर्फ अतीत की विरासत ही नहीं है, किंतु जिसे हर व्यक्ति कमोबेश अपने में लिए जीता है।
और तब लिदित्से के खंडहरों के बीच भटकते हुए मुझे पहली बार अपने लिए आउटसाइडर शब्द अजीब सा बेमानी लगा है। टूटी हुई दीवारों के मलबे के नीचे हम सबकी आत्मा का एक अंश दब गया है, क्योंकि जिस सदी में हम जीते हैं, हम में से हर व्यक्ति उसका गवाह है और गवाह होने के नाते जवाबदेह भी। शायद मैं गलत हूँ, किंतु लिदित्से से वापस लौट जाने के बाद मैं इस पर विश्वास करना चाहूंगा।